हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 क्या है? हमें पता है कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो हमारे आर्टिकल्स दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स जाने जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने 12 के में जाना कि राज्य के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में, जिसके खिलाफ हमें ये फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। आर्टिकल 13 को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। आज हम लोग उसी श्रृंखला में आज आर्टिकल 14 को समझेंगे, जो कि है बहुत छोटा लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इसको आज हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये है बहुत छोटा लेकिन इसका दायरा इतना बड़ा है कि इसके ऊपर पूरी पूरी बुकें लिखी गई हैं। और आप इसको कितना भी अगर पढ़ लीजिए कम है, लेकिन हम लोग आज शॉर्ट में इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोग कंटेंट कंज्यूम कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोला है? स्टेट शैल नॉट डिने, स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन। ये देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इसमें दो तरीके से इसको कैटेगराइज करके डिफाइन किया गया है। तो क्या बोल रहा है? स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बस इतना ही बड़ा है ये आर्टिकल 14, समझिए। लेकिन इसका क्या है एडवांटेज जो है इसका बहुत बड़ा है, इसको समझिए फिर से। स्टेट शैल नॉट डिने, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? शैल नॉट डिने, स्टेट शैल नॉट डिने। जब ये चीज बोल रहा है शैल नॉट डिने, तो इससे समझ में आता है ये एक निगेटिव राइट है। देखिए अलग से मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं इसी में बताता चला जाऊंगा कि निगेटिव राइट क्या होते हैं, पॉजिटिव राइट क्या होते हैं, लीगल राइट क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी राइट क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल राइट, प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं हमारे। तो इसी एग्जांपल के माध्यम से आप समझते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होता चला जाएगा क्लियर। तो अभी आप ये समझ लीजिए, जो राइट्स नॉट से स्टार्ट होते हैं, शैल नॉट से जैसे, या फिर नोट से, या फिर नो पर्सन से जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो वो सब क्या कहलाएंगे? निगेटिव राइट कहलाएंगे। और इसमें मैंने एक चीज बोला, स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन। ये पर्सन को मिले हैं, ये राइट जो हैं वो पर्सन को मिले हैं। अभी मैं आपसे ये भी मैं आपको पूछूंगा बाद में, कितने फंडामेंटल राइट पर्सन को मिले और कितने सिटीजन को मिले। सिटीजन जो इंडिविजुअल जिसके पास नागरिकता है भारत की, लेकिन पर्सन में वो सारे व्यक्ति आ जाएंगे जो भारत की टेरिटरी में या तो घूमने फिरने आए हैं, या फिर वो लोग कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, बाहर विदेश में रहते हैं, लेकिन वो एज ए पर्सन यूज होंगे। तो ये जो फंडामेंटल राइट है वो सिटीजन को तो मिला ही मिला है, लेकिन जो भारत की टेरिटरी में है उन्हीं सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है। तो ये आर्टिकल 14 का दायरा इसलिए बड़ा है, समझिए आप। इसी तरीके से मैं ये आपसे कई बार इन वीडियो में इन सबका जिक्र करूंगा कि कौन से फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन को मिले हैं, कौन से जो है वो पर्सन को मिले हैं। तो यहां पर आपको समझ में आए कि ये पर्सन को मिले हुए हैं और ये निगेटिव राइट है। स्टेट शैल नॉट डिने, स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया जहां पर डिफाइन करी गई वहां पर। तो इतनी बात हमें समझ में आई। तो यहां पर इन दो पॉइंटों को अब हम लोग बारीकी समझेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। तो देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? ये एक फॉर्मल राइट होता है, ये फॉर्मल राइट की यहां पर बात कर रहा है। फॉर्मली मतलब ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ये एक किसी पर्टिकुलर टारगेट को ही टारगेट करके बात कर रहा है। और लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये प्रोपोर्शनल राइट की बात कर रहा है। प्रोपोर्शनल राइट मतलब अनुपातिक अधिकार की बात कर रहा है। मतलब इसके दायरे को समझने के लिए आपको आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को जब आप पढ़ेंगे तो ये इसके दायरे पर अधिक प्रकाश डालेंगे। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इसी फंडामेंटल राइट्स की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये फॉर्मली बात कर रहा है। और ये समझिए ये एक
सब्जेक्टिव राइट है। आर्टिकल 14 जो है ये एक सब्जेक्टिव राइट है, सब्जेक्टिव राइट है, नॉट ऑब्जेक्टिव। आप समझिए ऑब्जेक्टिव जब होता है मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पकड़कर डिफाइन कर दिया तो उसको आसानी से डिफाइन करा जा सकता है, लेकिन जब कोई चीज सब्जेक्टिव हो जाती है तो उसका दायरा बढ़ जाता है। तो ये एक तरीके से सब्जेक्टिव राइट है और ऑब्जेक्टिव राइट नहीं है। तो अब ये समझना है हमें, अब इन दो बातों पे हम लोग फोकस करते हैं मेनली, जो हमारे आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये दिए गए हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। तो समझिए कानून के समझ सभी को समान रखा जाएगा। इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ इस चीज की बात करता है, मतलब कानून के समझ सभी को बराबर रखा जाएगा। मतलब कि समझिए कोई राजनेता है, कोई आम नागरिक है, कोई अधिकारी है, या फिर कोई प्रधानमंत्री है, या फिर किसी भी पद का कोई व्यक्ति है, और कोई छोटा कोई नागरिक भी है, तो सभी को समान कानून के समझ समान अधिकार दिए गए हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ इसकी बात करता है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ इस चीज की बात करता है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस चीज की बात करता है, जैसे कि आप समझिए मैंने सभी की बात करी, कानून सभी को समान अधिकार देता है, लेकिन आप भी समझिए क्या सभी को समान अधिकार मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लाया गया। मतलब कि ये समझिए, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये समझिए ये हमारा एक ग्राउंड है, ये हमारा एक ग्राउंड है, यहाँ पर ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। पहली रो में मान लीजिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में ये समझिए पहली नंबर की सीट है, ये दूसरी नंबर की सीट है, ये तीसरे नंबर की है, तो एक ही रो में। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट बैठेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में, और यहाँ पर जो भी इवेंट होगा इस इवेंट को ये ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके बाद में इनसे क्वेश्चन आंसरिंग होगी कि आपने क्या देखा, क्या चीजें थी वहां पे, पूरी तरीके से इनसे क्वेश्चन आंसरिंग होगी। उसके बिहाफ पे इनका किसी प्रतियोगिता में चयन किया जाना है। तो इस तरीके का एक मैंने यहाँ पे सिस्टम जनरेट किया। तो ये समझिए इनको पहली सीट पर लाके बैठा दिया, मतलब ये पहली रो है, ये पहली रो में लाके बैठा दिया तीनों कैंडिडेट को। ये चीज बोल रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समझ सभी को समान रूप में हम लोगों ने रख दिया। लेकिन अब समझिए मैं यहाँ पर एक आपसे एक बात बोलता हूँ कि जो पहली सीट में व्यक्ति बैठा है उसकी हाइट है मान लीजिए 4.5 फीट, और जो दूसरी सीट पे बैठा है उसकी हाइट है 5 फीट, और जो तीसरी सीट पे बैठा है उसकी हाइट है मान लीजिए 6 फीट। और जो है अब जो पहली सीट पे है उसको देखने के लिए क्या है, विजुअलाइजेशन उसके लिए कम होगा। सेकंड सीट पे जो है उसके लिए विजुअलाइजेशन थर्ड की अपेक्षा कम होगा, लेकिन फर्स्ट से ज्यादा होगा। लेकिन थर्ड पे जो बैठा हुआ है उसके लिए विजुअलाइजेशन पूरा परफेक्ट होगा, वो पूरी तरीके से देख पाएगा, पूरा ऑब्जर्व कर पाएगा और पूरी चीजों को सही से कवर कर पाएगा। तो ये चीज जो मैंने इनको फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट रो में लाके बैठाला, ये चीज मुझे बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समझ कानून के समझ सभी को समान रूप से हमने रखा और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए जिसकी हाइट 4.5 है, जिसकी 5 है, जिसकी 6 है, तो फिर यहाँ पे डिसिमिलरिटीज क्रिएट हो गई। तो इस डिसिमिलरिटीज को फुलफिल करने के लिए लॉ में क्या कोई प्रोविजन या फिर कोई वाक्यांश को हमने जोड़ा है क्या? तो आर्टिकल 14 में हमने जोड़ा है, उसी को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम क्या करेंगे, जिसमें 4.5 फुट जिसकी हाइट है, इसमें हम हमारे पास 1.5 फुट की हाइट कम पड़ रही है, तो हम 1.5 फुट क्या करेंगे, नीचे से मान लीजिए टेबल स्टूल वगैरह उसको दे दिया जिसपे वो खड़े होके वो प्रॉपर्ली देख पाए। अब इसी तरीके से इसके पास 1 फुट की शॉर्टेज है तो इसको 1 फुट का हमने दे दिया रिजर्वेशन, और इसके पास 6 फुट हाइट है, इसके पास तो प्रॉपर्ली उसको रिक्वायरमेंट थी नहीं तो उसको लिए कोई रिजर्वेशन का प्रोसेस नहीं। अब क्या है, जब हमने इस तरीके से जब सभी को बैलेंस पे ले आए तब हमने यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लगाया और ये लोग सभी समान क्राइटेरिया पे आ गए, तब ये लोग प्रॉपर्ली अब कंप्लीट बराबर कर पाएंगे। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इस चीज को बताता है। जैसे कि आप समझिए और एक अन्य एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुश्ती का अखाड़ा है जिसमें एक पहलवान है जिसका वेट है 55 केजी, दूसरे का है 60 केजी, तीसरे का 65 केजी और चौथे का है 70 केजी। तो आप समझिए 55 केजी वाले को 70 केजी से नहीं लड़ाया जाता है, 55 केजी वाले को 55 केजी से ही लड़ाया जाता है, 60 केजी वाले को 60 से लड़ाया जाता है, 65 को 65 से और 70 को 70 से ही लड़ाया जाता है। तो यहाँ पर भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो सामाजिक तौर से ही हमें एग्जाम्पल लेके समझने ताकि हमें ये चीजें समझ में आ पाए। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, हमने इन सभी को कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया
तो वो हमने क्या करा, वो हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, लेकिन 55 वाले को 55 से ही लड़ाएंगे। ये हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करी। अब इसी तरीके से देखिए हमारे समाज में जनरल कैटेगरी होती है, ओबीसी होती है, एससी होती है, एसटी होती है। तो अब इन कैटेगरीज में भी हम रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो देते हैं वो भी कहीं ना कहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखिए जनरल जो है, आप खुद एक तरीके से समझिए, कोई एक व्यक्ति है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, मैं किसी कैटेगरी के ऊपर पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं, आपको बस समझाने के लिए यहां पर बात हो रही, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली, एजुकेशनली। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात एजुकेशनली हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे ट्यूटर रख लेगा, अच्छी जगह वो पढ़ाई कर लेगा, अच्छे इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लेगा, तो इसका लेवल जो है वो राइज कर गया। और जो एसटी शेड्यूल कास्ट है मान लीजिए, वो क्या है, बेसिक नीड्स ही नहीं फुलफिल कर पा रहा है, मतलब 2 वक्त का खाना और चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस अवस्था में क्या है, हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी जॉब की, कि आप भी जॉब ले सकते हो, आप भी ले सकते हो। तो बताइए क्या ये कभी इसको बीट कर पाएगा? कभी नहीं बीट कर पाएगा। और हमारा जो संविधान है वो हमने इसलिए बनाया है, इसलिए करा है कि हम धीरे 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 चीजों को बैलेंस करके एक लेवल पे लेके आए सभी को। मतलब किसी के पास है वो एक दिन में 100 रोटियां परचेज कर सकता है, लेकिन खा वो दो ही सकता है, क्योंकि उसका डाइजेशन पावर नहीं है। लेकिन वो 98 चाहे वेस्ट कर दे, लेकिन वो 100 ले सकता है। लेकिन कोई है जो वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं ले पा रहा है। तो समझिए उनको हमें बराबर बैलेंस में लाने की आवश्यकता है ना। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपको इसी चीज के बारे में बताएगा। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आई। अब हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं उनके माध्यम से भी इसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये समझ लीजिए। अब ये समझ में आपको आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्टिव की सॉरी सब्जेक्टिव क्यों है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव क्या है, हम लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही टारगेट करके अगर बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमने इसके ऑब्जेक्ट पे बात करी कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है। और ये फॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन देखिए ये कंसेप्चुअल हो गया, ये प्रोपोर्शनल हो गया, ये प्रोपोर्शनलिटी पे भी जा रहा है। देखिए यहाँ पर रेशियो जैसे 4.5 थी, इसकी 5 थी या 6 थी, तो प्रोपोर्शनल में भी उसको बराबर लेके आइए आप। आपने तो खाली इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट लगाया, इससे काम नहीं चलेगा, आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत छोटा सा आर्टिकल 14 है, लेकिन है बहुत बड़ा, इसको आप समझ लीजिए। इसमें क्या है, स्टेट शैल नॉट डिने टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बस इतना ही है, लेकिन है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ ये चीजें आपको बताएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या करेगा, उनको प्रोपोर्शनली बैलेंस करने की बात करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ आई। आइए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 का ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तो इस फैसले में क्या कहा गया, जो आईपीसी की धारा 497 है, सेक्शन 497, ये एडल्ट्री के बारे में बताता है, जिसे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अब इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया है, जो वो आर्टिकल 14 को आधार बना के किया गया। तो आइए समझते हैं 497 पहले था क्या। तो ये था क्या, देखिए आप आराम से इसको समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक हस्बैंड है और उसकी एक वाइफ है। ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, और इस वाइफ का, जो इसकी वाइफ है, उसका एक अन्य व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है H1 के साथ। तो उस कैटेगरी में, उस कंडीशन में इस H1 के खिलाफ, ये जो H1 व्यक्ति है, इसके खिलाफ इस हस्बैंड के पास, जो इस महिला का हस्बैंड है, इस हस्बैंड के पास राइट आ जाता है कि इसके खिलाफ क्या कर सकता है, पुलिस कंप्लेन कर सकता है। पुलिस कंप्लेन, पुलिस में कंप्लेन कर दिया, और आईपीसी की धारा 497 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, हो जाता था पहले। तो
तो ये इस श्रेणी, ये एक सिनेरियो मैंने आपको बताया। अब देखिए इसी अन्य सिनेरियो में यदि इस हस्बैंड को इस महिला ने ही प्रेरित किया हो कि नहीं आप आइए हमारे पास, हमसे मिलिए, बात करिए, और उस श्रेणी में भी अगर ये अगर पकड़ा गया इसके साथ, तो उस कंडीशन में क्या इस महिला के खिलाफ कोई वैधानिक प्रावधान था कि इसे दंडित किया जा सके? तो ये 497 में नहीं था। ये सिर्फ इसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, वो भी इसको दे रहा है परमिशन। ये एक कंडीशन थी कि ये इसके खिलाफ कोई कंप्लेन करी जाए, इसका कोई प्रावधान नहीं था। वो अपना घर में इसको मारे पीटे, वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या वैधानिक प्रावधान कोई दिया गया है वाइफ के लिए, वाइफ को भी पनिशमेंट दिलाने के लिए 497 के अंतर्गत? वो नहीं था। एक कंडीशन ये, आप ये कंडीशन नोट करते जाइएगा। एक ये कंडीशन, ये एक बहुत बड़ी कमी थी। दूसरा, इस हस्बैंड जो H1 था, ये जो अन्य व्यक्ति था, इसकी भी मान लीजिए एक कोई वाइफ है, इसकी भी शादीशुदा था ये W1। तो इस महिला के साथ अब गलत किसने करा? इस महिला के साथ गलत इस महिला ने करा, पहली चीज। एक ये कंडीशन हो सकती है। और इस महिला के साथ ही एक गलत किसने करा? इसके हस्बैंड ने, जो कि इसके हस्बैंड को जेल में उठा के 497 के अंतर्गत डाल दिया। तो क्या ये जो महिला है, इसकी जो वाइफ है, वो क्या इसके हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन कर सकती है? नहीं कर सकती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और ये जो इसकी वाइफ है, क्या इसकी वाइफ के खिलाफ कोई कंप्लेन कर सकती है? वो भी नहीं कर सकती है, ये भी प्रावधान नहीं था। तो कुल मिला के इसके साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है, इसके साथ, इसके लिए कोई रिलीफ नहीं इस 497 के अंतर्गत दिया गया है। तो उस कंडीशन पे आप ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, सुप्रीम कोर्ट का मामला था 2018 में, ये बात बोली कि ये 497 जो है वो अनुच्छेद 14 का क्या है, उल्लंघन कर रहा है। वो इक्वलिटी बिफोर लॉ को वायलेट कर रहा है, इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। क्योंकि कोई भी नियम कानून जो है वो कानून की दृष्टि में सभी को समान रूप से दंडित करे, लेकिन यहाँ पे देखिए दंड के मामले में ये बच जा रही हैं, और ये किसी को दंड करने के लिए जिम्मेदारी ले भी नहीं पा रही है कि किसी को दंड दिला पाए। सिर्फ इसके पास सारी पावर आ जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए 497 में हस्बैंड की वाइफ को यहाँ पर प्रॉपर्टी की तरीके पहले ट्रीट करा गया है, क्योंकि ये आईपीसी जो है वो 1860 में जब बना था, उस समय पर हस्बैंड की वाइफ प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और इसकी प्रॉपर्टी में अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो इसके पास, प्रॉपर्टी ओनर के पास क्या हो जाएगा, उसके पास राइट्स आ जाएंगे कि वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। ये इस तरीके से प्रोविजन पहले चलता था। तो उसी को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित करते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, असंवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। तो देखिए जब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, अब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन पर ये हस्बैंड जो है वो इसके खिलाफ जो कंप्लेन कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा। अब तो ये इसके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर पाएगा। और ये जो थी, ये इसके खिलाफ तो कंप्लेन पहले ही नहीं कर पा रही थी, पहले ही ये नहीं कर पा रही थी इन दोनों के खिलाफ, ये समझिए। और इसका इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और ये हस्बैंड की एक वाइफ है। अब ये कंडीशन, मतलब अब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब क्या ये इसके खिलाफ कंप्लेन तो कर ही नहीं पा रहा, 497 खत्म हो गई। तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये इसके लिए ये क्या कर सकता है, अपनी वाइफ से डाइवोर्स के लिए इसको ग्राउंड बना सकता है। और सेम चीज ये भी W1 जो है वो भी अपने इस हस्बैंड से ग्राउंड बना सकती है डाइवोर्स का। मतलब अब वो इससे जाएगी नहीं मारपीट करने, वो अब अगर इस तरीके से अगर सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आप इससे डाइवोर्स का ग्राउंड बनाकर डाइवोर्स लीजिए, आप इससे डाइवोर्स ले लीजिए इसको ग्राउंड बना के। तो अब इस तरीके के प्रावधान बचे हुए। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा क्या आपको सही लगता है, क्या आपको गलत लगता है। बाकी इस वीडियो सीरीज लेक्चर का उद्देश्य सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको समझाना है, ना कि सामाजिक तथ्यों पर हमें भी प्रकाश डालना है, बाकी भी हमें समझना है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई। और इसके बाद भी कई केस हुए, जैसे 2016 में हुआ 3 तलाक को, जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। उसमें भी आर्टिकल 14 से ही उसे आधार बनाया गया। तो देखिए आर्टिकल 14 कितनी हेल्प कर रहा है। सबरीमाला वाला या फिर केस समझ लीजिए जिसमें मंदिर में महिलाओं को एंट्री को पे बैन लगाया हुआ था, तो उसको भी रिजॉल्व करने का जो प्रयास किया गया वो आर्टिकल
14 को ही आधार बनाया गया। तो आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने आर्टिकल 14 को समझा। अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिए, आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 21 ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम लोगों को समझने चाहिए। ये समझिए पर्सन को मिला है, सिटीजन को नहीं। पर्सन, सिटीजन को तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, पर्सन को अगर मिला है तो सिटीजन। सिटीजन मतलब क्या है, पर्सन के अंतर्गत तो वो भी आ जाएगा, नागरिक भी। पर्सन एक बड़ा दायरा है, ये समझिए। तो ये बड़े दायरे पे ये मिला हुआ है। आर्टिकल 14 को हमने समझा, 19 को भी समझेंगे आने वाली वीडियो में, 21 को भी समझेंगे। 21 बेसिकली है वो छोटा, जैसे आप उसको समझोगे, लेकिन डिफाइन करने के लिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। आर्टिकल 21 ज्यादा कुछ नहीं, ये भी यही से चालू था, नो पर्सन shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। इस तरीके से ये है बहुत छोटा, लेकिन इसको समझाने के लिए काफी समय चाहिए, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोगों ने 14 को अच्छे से समझा, और ठीक है, आगे हम लोग इसी के वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग चीज़ों को इसी तरीके से समझते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। बाकी आप जो भी अगर आपकी क्वेरी हो या फिर आपको जो चीज़ ना समझ में आई हो, आप कमेंट करिए बेसिकली। और ये चीज़ें जो हैं बहुत लंबी हो सकती हैं, और लेकिन चूंकि कम समय होता है, कम समय में चीज़ें समझाना होता है, तो इसी तरीके से ही चलेंगे, क्योंकि ये हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत लंबे लंबे, इनमें कई कई घंटों तक क्लासेस चल सकती हैं, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा समझने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी भूमिका बनती जाएगी, जैसे जैसे चीज़ें हमें समझ में आती जाएंगी, तो हम लोग उस समय पे क्या करेंगे, हम लोग फिर लंबे लेक्चर सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप जो भी नोट करना है नोट कर लीजिए।